जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में अभी रिसेंटली मैंने ख़त्म किया है इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड मैंने सारे ही नियम आपको बताए और उससे रिलेटेड 3 मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाई, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक है, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इनकम फ्रॉम सैलरी के वो वीडियोस देख सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। आखिर जब एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है तो उसे क्या क्या मिलता है और जो जो मिलता है उस पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। देखिए भैया, आपका एग्ज़ाम डेट बिल्कुल आने वाला है। मार्च के लास्ट से मान के चलिए आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, मतलब लास्ट वीक मार्च का या अप्रैल का फर्स्ट वीक आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी एंडिंग पोज में चल ही रही है। इसका मतलब है आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में 35 से 40 दिन का समय है। इस 35-40 दिन में आप जितना दम लगा के पढ़ सकते हैं उतना दम लगा के पढ़ लीजिएगा। एकदम सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड शुरुआती मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। आज से रिटायरमेंट का हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जब तक कोई कर्मचारी सेवा में रहता है तब तक उसे क्या क्या मिलता है। सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं और परक्विजिट्स मिलती हैं। ये 3 चीज़ें ही मिलती हैं। इनको छोड़ करके कुछ पॉइंट्स अलग से आते हैं, नहीं तो इन्हीं 3 में ही वो पूरा सारी की सारी कंडीशंस घूमती रहती हैं। ये तो मिलता है सेवा में रहते हुए। जब वो सेवा से अलग किया जाता है, सेपरेशन होता है उसका रिटायरमेंट के थ्रू, तब उसे क्या क्या मिलता है और जो मिलेगा उस पर कैसे इनकम टैक्स वाले नज़र लगाए बैठे होते हैं कि हमको टैक्स लगाना है। इस चीज़ को हमें समझना है। तो देखिए, जब किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है तो उसे 6 चीज़ें मिलती हैं। 6 चीज़ें का यहाँ जो है वो है 6 वैल्यूज़ उसको ऐसी होती हैं जो मिलती हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है ना। क्या क्या मिलता है? तो नंबर 1 पर उसको मिलता है ग्रेच्युटी, जिसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 10 10 सब सेक्शन 10। नंबर 2 पर आता है जिसको कहते हैं पेंशन। जब रिटायरमेंट होती है तो पेंशन भी मिलती है और पेंशन का जो सेक्शन है वो है 10(10)(a). नंबर 3 पर आता है लीव इनकैशमेंट। ठीक है ना, छुट्टियों का नकदीकरण अगर वो कराता है, इनको सबको मैं अलग अलग ही बताऊंगा चल के आपको। तो लीव इनकैशमेंट उसको मिलता है 10(10)(a) में, उसका सब सेक्शन है ये। उसके बाद में हो सकता है कर्मचारी का किसी भी कारणवश रिट्रेंचमेंट कर दिया जाए, छटनी कर दी जाए। अगर उसका रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है तो फिर उसको वहाँ पर रिट्रेंचमेंट करते समय, छटनी करते समय भी अलग से पेमेंट किया जाता है और उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, छटनी की इनकम। इसके लिए भी इनकम मिलेगी और इस पर भी टैक्स लगेगा। सेक्शन कौन सा होगा? 10(10)(b). उसके बाद में हो सकता है कर्मचारी अपनी इच्छा से ही अवकाश ग्रहण करना चाहता हो। कर्मचारी अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा है या कार्य करने योग्य अपने आप को वो नहीं मानना है या आराम करना चाहता है भैया अब हमने जीवन में बहुत काम कर लिया, अब हम काम नहीं करना चाहते हैं, हमको आप सेवा से मुक्ति दे दो। तो इसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण। इसके लिए भी अलग से भुगतान मिलता है, इसका सेक्शन है 10(10)(c). और लास्ट पॉइंट है उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर रिटायरमेंट के टाइम में मिल रहा है तो उसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 11 सब सेक्शन 12 10, 11, 12। और इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो ये 6 वैल्यूज़ हैं जो रिटायरमेंट के टाइम किसी भी कर्मचारी को मिलती हैं। क्या क्या? ग्रेच्युटी, उसके बाद पेंशन, उसके बाद लीव इनकैशमेंट, उसके बाद रिट्रेंचमेंट, उसके बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट और लास्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड। ये 6 वैल्यूज उसको मिलती हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब उसका सेवा से सेपरेशन किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है सेवा से, तब उसको मिलता है। कुछ चीज़ें हैं जो लगातार मिलती रहती, कुछ होती जो उसी समय मिल जाती हैं। ठीक है ना, जैसे पेंशन है उसको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक मिलती रहेगी। पेंशन को छोड़कर बाकी जो 5 वैल्यू हैं वो जैसे ही सेपरेशन किया जाएगा तुरंत मिल जाएंगी, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इन 6 से संबंधित मैं आपको 6 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक वीडियो में एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा और ऐसा समझाने का प्रयास करूंगा कि आप भूलेंगे नहीं।
देखिए रटाने का काम तो आप अपने आप कर ही सकते हैं, समझाने का काम होता है एक शिक्षक का। तो मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करने का अपना पूरा प्रयास करूंगा और आज पहले नंबर पर ग्रेच्युटी को स्टार्ट करूंगा। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी इसका सेक्शन है 10 सब सेक्शन 10। ओके, क्या होती है ग्रेच्युटी? देखिए जब कर्मचारी को सेवा से अलग किया जा रहा होता है तब उसके पूर्ण सेवा काल के आधार पर उसे एक मुश्त भुगतान जो उसके एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है उसे ही ग्रेच्युटी कहा जाता है। क्लियर है? ये होता है ग्रेच्युटी। अब जब ग्रेच्युटी की बात करेंगे तो हमको बात बेसिकली करनी है कि इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए। ग्रेच्युटी लिखा हुआ आया, बस हमको दिमाग लगाना है इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए। तो ग्रेच्युटी पर जब हम टैक्स लगाने निकलेंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट कौन कौन? एक तरफ होगा हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरी तरफ होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई या तो व्यक्ति कर्मचारी होगा सरकार का तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा, और या किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहा होगा तो नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जाएगा। सबकी रूलिंग अलग अलग। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेक्शन क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेक्शन है 10 फर्स्ट। यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का चाहे जितना पैसा मिल जाए क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूर्ण रूप से करमुक्त होगा। सरकारी कर्मचारी को सेवा से अलग होने पर मिलने वाला ग्रेच्युटी का पैसा पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय हो, बस सरकारी सेवा में हो, फिर उसको ग्रेच्युटी का रिटायरमेंट के टाइम कितना भी पैसा मिल जाए वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इनकी बातें छोड़ दो। अब कौन बचा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब बात नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की करेंगे इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको भी दो पार्ट में। कौन? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 and not covered gratuity payment एक्ट 1972। इनका भी सेक्शन, इनका भी सेक्शन याद रखिएगा। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया, हो सकता है पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो सब कुछ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ग्रेच्युटी किस सेक्शन में है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस सेक्शन में है? ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो किस सेक्शन में है? जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में नहीं आते वो किस सेक्शन में है? तो जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में आते हैं वो होते हैं, उनका सेक्शन है 10 सेकेंड, और जो नहीं आते उनका सेक्शन है 10 थर्ड। ओके, 10 फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 10 सेकेंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट कवर्ड ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं बस। और अगर नहीं आते तो 10 थर्ड। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, अगर आते हैं या नहीं आते हैं ये क्वेश्चन में लिख के आता है। नहीं लिख के आएगा तो क्या करेंगे सर? नहीं लिख के आएगा तो छोड़ देंगे, मान लेंगे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, बात खत्म। ओके, चलिए अब यहाँ पर और यहाँ पर कैलकुलेशन करनी, क्योंकि इनके लिए इनका जो मिलेगा पैसा ग्रेच्युटी का उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा? कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ का कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, उस तरीके को ही हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी।
मीनिंग ऑफ सैलरी यहां की क्या होती है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। मैंने नहीं कहा अंडर सर्विस कंडीशन और नॉट। चाहे सर्विस कंडीशन में हो और चाहे ना हो, दोनों ही दशाओं में यहां पर लिखा जाएगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए सर्विस कंडीशन हो या ना हो। लेकिन जब यहां पर आओगे तो एचआरए वाली होती है मीनिंग ऑफ सैलरी। एचआरए वाली मतलब बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। यही तो एचआरए में था, बताया था एचआरए की मीनिंग ऑफ सैलरी याद करना 6 जगह काम आएगी। ठीक है, तो ये होती है इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी। तो देखिए, अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए सर्विस कंडीशन हो या ना हो, और अगर नहीं आता है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, ना कि कमीशन ऑन सेल्स। ओके, वो चलिए और आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे भैया, ये मीनिंग ऑफ सैलरी हो गई, फिर लिखेंगे हम लोग लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ये लाइन पूरी इस पर भी लागू है और इस पर भी लागू है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको मिडिल में लिखा हुआ है। ये लाइन यहां पर भी लागू, ये लाइन यहां पर भी लागू। चलिए बताइए सर, फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैं इजी करता हूं, कुछ कोशिश करता हूं इसको इजी किया जाए। कैसे? तो देखिए यहां पर होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो यहां पर भी यही होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नया क्या आया? नहीं आया अभी, रुको तो, दोनों जगह एक ही बात। और नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। सेम यहां पर भी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। कर्मचारी को अगर 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर गया तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे यहां तक किसी क्वेश्चन में हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं, है ना, लेकिन याद रखना अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ग्रेच्युटी की मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट क्या है? 20 लाख। एक एम्प्लॉय से नहीं, 3, 4, 5 जगह अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 3, 4, 5 जगहों का योग आपका 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। ग्रेच्युटी की एग्जेम्प्ट लिमिट क्या है? 20 लाख रुपया। मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट क्या है? 20 लाख रुपया। देखो 2 पॉइंट सेम, कुछ चेंज नहीं। इधर भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इधर भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इधर भी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, इधर भी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। बात तीसरे पॉइंट पर है, आओ मेरे साथ समझते हैं चल के उसको। तीसरा पॉइंट बताइए सर जी, उसी पे तो हमारा दिमाग लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी। ओके, कैसे ये 15 डेज सैलरी? बेसिस ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी। आखिरी महीने में प्राप्त किया गया वेतन। ओके, इंटू 15/26, ऐसे इंटू 15/26। और यहां पर भी ध्यान रखना, अगर वो सीजनल फैक्ट्री में वर्कर है तो 15 की जगह 7 डेज हो जाएगा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो ये भी पूछ सकता है, मौसमी कारखाने में अगर लगा हुआ है, जैसे शुगर केन फैक्ट्री में लगा हुआ है, तो ये 6 महीना चलती, 6 महीना बंद रहती है, मौसमी कारखाना हो गया। तो ऐसी कंपनीज के लिए क्या होता है, ये मौसमी कंपनियां होती हैं, सीजनल कंपनीज हैं, और इनके लिए क्या होगा, यहाँ पर 7/26 किया जाएगा। 15 दिन के स्थान पर 7 दिन का वेतन लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली हमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो 15 डेज सैलरी बेसिस ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी, आखिरी महीने का वेतन,
आखिरी महीने का वेतन, जब वो रिटायरमेंट हुआ उससे ठीक पहले महीने का उसको वेतन कितना मिला था, उस वेतन का 15/26 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 डेज सैलरी। ओके, बात समझ में आ रही है। जिस महीने में उसने रिटायरमेंट लिया उससे ठीक पहले के महीने में उसको कितना वेतन मिला था, उस वेतन का 15/26 इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट देयर ऑन का मतलब क्या है, मान लो कोई कर्मचारी कितना महीना सर्विस किया है, 36 वर्ष 9 माह उसने सेवा किया है, तो हम लोग इसको 37 वर्ष मानेंगे। बात क्लियर। कोई कर्मचारी 36 वर्ष 4 महीना काम किया है तो उसको 36 वर्ष मानेंगे। 6 माह से ऊपर की अवधि, 6 माह या इससे ऊपर की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाएगा, यही कहता है पार्ट देयर ऑन। 6 माह या इसके ऊपर की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाएगा, यही कहता है यहां पर पार्ट देयर ऑन। बात समझ में आई। अगर किसी कर्मचारी का मैंने सर्विस पीरियड कैलकुलेट किया और वो 36 वर्ष 9 माह निकल के आया तो मैं उसको 37 वर्ष मानूंगा, और अगर 4-5 महीने निकल के आ रहा है तो क्या करेंगे, तो पूरा भैया वो 4-5 महीने छोड़ दिए जाएंगे। 6 माह पूरा आ रहा तो वर्ष मान लेंगे। बात क्लियर हो रही है आपको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो बस इस तरीके से 3 पॉइंट लिखे जाते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, या फिर 15 डेज सैलरी इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी जितना ऊपर का पैसा आएगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उम्मीद है इसकी रूलिंग आपको समझ में आ गई होगी, अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में आ रहा है तो। चलो उधर चलो, इधर क्या नियम होता है सर, इधर होता है तीसरा पॉइंट, हाफ मंथ सैलरी। क्या बात कर रहे हैं सर, 15 डेज सैलरी और हाफ मंथ सैलरी में क्या अंतर है, दोनों एक ही चीजें होती, नहीं अंतर है। जब मैं 15 डेज सैलरी की बात करूंगा तो 15/26 होगा, लेकिन जब हाफ मंथ सैलरी की बात करूंगा तो 1/2 होगा, मतलब 1/2 होगा, या 15/30 होगा। बात क्लियर है आपको। तो यहां पर हाफ मंथ सैलरी, ये सैलरी कैसे, यहां तो आपने कहा था बेसिस ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26। हाँ, तो यहां पर भी मैं कहूंगा बेसिस ऑफ लास्ट 10 months ड्रॉन एवरेज सैलरी। ठीक है, जब उसका रिटायरमेंट हुआ उससे पहले के 10 महीने का वेतन लेंगे, उससे पहले के 10 महीने का वेतन लेंगे, उस 10 महीने के वेतन को 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी आएगी, और जो एवरेज सैलरी आएगी उसका हम लोग 1/2 करेंगे। बात क्लियर। देखो वैसे तो सिंपल है, यही वाला नियम लग जाएगा अगर उसका सैलरी ही सीधा सीधा रहा, लेकिन अगर पे स्केल आया तो आप यहां पर फंसेंगे, तब यहां पर बदल जाएगी वैल्यू। अदरवाइज अगर मान लो किसी का सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो चाहे 50,000 गुणे 15/26 कर लो, और चाहे 50,000 गुणे 10 बराबर 5 लाख कर लो, और फिर 10 से भाग करके 50,000 कर दो, तो बात तो वही रहेगी। ठीक है ना। तो जब सिंपल क्वेश्चन होगा तो नहीं फंसोगे, लेकिन जब कभी पे स्केल दे देगा, वेतन मान के आधार पर जब क्वेश्चन करोगे तब यहां फंस जाओगे। तो हमें ध्यान रखना है 10 महीने का, आखिरी 10 महीने का वेतन, उसका औसत, और उस औसत के आधार पर 1/2 माह। ओके, तो हाफ मंथ सैलरी बेसिस ऑफ लास्ट 10 months ड्रॉन एवरेज सैलरी, 10 महीने का औसत वेतन उसका 1/2 इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर। पार्ट देयर ऑन नहीं, मैंने नहीं बोला पार्ट देयर ऑन, यहां पर पार्ट देयर ऑन बिल्कुल नहीं। 36 वर्ष 9 माह में भी मैं 36 वर्ष ही मानूंगा।
बात क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगा। जब यहां पर होंगे तो पार्ट पर ध्यान दिया जाएगा, यहां पर होंगे बिल्कुल भी पार्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर है आपको एकदम? यह है पूरी वैल्यू ग्रेच्युटी की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हुई है। अगर ये नियम आपको सही तरीके से समझ में आ गए, फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। एकदम गलत होता है तो क्या? नियम गलत होता है। नियम गलत होता है तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। कैलकुलेटर भी इशू है, कैलकुलेशन गलत तो ऐसे हो ही नहीं सकती अगर नियम आपको सही तरीके से याद है। तो इंपॉर्टेंट होती है रूलिंग। और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव बना तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ग्रेच्युटी का सेक्शन क्या है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस सेक्शन में है, ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में आते हैं उनका सेक्शन क्या है, ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में नहीं आते उनका सेक्शन क्या है। यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में आता है तो उसका मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। देखो 10 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन। अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है तो उसके लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है। अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है। ग्रेच्युटी की मैक्सिमम एग्जम्प्ट लिमिट क्या होती है। अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में आता है तो उसके लिए 15 डेज सैलरी का मतलब क्या होता है, लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। और हाफ मंथ सैलरी का मतलब क्या होता है, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 1/2 और 15/30। देखिए 10 क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन परफॉर्म किए जाएंगे अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो, और अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो मैंने सारी रूलिंग आपको बता रखी है। उम्मीद है चीज़ें आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आई होंगी। जैसी समझ में आई हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भी पहुंचाया करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करें। अगर आपको लगता है कि मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए तो हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी के साथ में मिल सकें।